शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की मौसम से। मई का महीना शुरू होते ही गर्मी ने अपना प्रचंड रूप मैदानी इलाकों में दिखाना शुरू कर दिया, जबकि पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते वहां मई के महीने में लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है। गुड न्यूज ये है कि मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 मई तक तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 4 और 7 मई को दिल्ली में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। यानी कि अगर यह अनुमान सच साबित हुआ तो दिल्ली के लोगों को 40 डिग्री वाली गर्मी से अभी फिलहाल कुछ और दिन राहत मिल सकती है। लेकिन देश के बाकी हिस्सों में कैसा है मौसम, देखिए इस रिपोर्ट में। ये 2 तस्वीरें मई के महीने में मौसम के अजब गजब मिजाज को बयां कर रही हैं। देश के ज्यादातर मैदानी राज्य इस वक्त 40 डिग्री वाली गर्मी का सामना कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ों पर मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मौसम की इस मेहरबानी के चलते बर्फबारी और बारिश एक साथ देखने को मिल रही है, जिसके चलते पहाड़ों पर लोगों को मई में सर्दी का एहसास हो रहा है। मौसम के इस मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही संभावना जताई थी, जो कि अब सच साबित हो रही है। ये तस्वीरें दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु और तेलंगाना की है, जहां इन दिनों पारा लगातार 40 डिग्री के पार बना हुआ है। इसकी गवाही हैदराबाद मौसम विज्ञान केंद्र में लगा ये नक्शा दे रहा है, जो लगातार सुर्ख लाल रंग में बना हुआ है। इस प्रचंड गर्मी के चलते लोगों को घरों से न निकलने की सलाह दी जा रही है, ताकि लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सके। Take precaution, keep stay in your home and keep healthy. 10 बजे से जो गर्मी शुरू हो रही है, 9 से 10 बजे से जो गर्मी जो शुरू हो रही है, तो 6 बजे तक गर्मी रह रही तकरीबन। और शाम के वक्त में भी जब अंधेरा छा जा रहा तो हवा नहीं आ रही, बल्कि अगर हवा आ रही तो गर्म हवा आ रही बहुत, तो इसलिए गर्मी बहुत ज्यादा है। तो जो भी काम आप देख रहे हैं कि ठंडे के मौसम में या बारिश के मौसम में फिर भी ट्रैफिक दिखती थी, अभी गर्मी की वजह से एकदम रोड खुले हैं पूरे, तो वैसा भी है। और ज्यादा पब्लिक नहीं निकल रही रोडों पे गर्मी की वजह से। कमोबेश ऐसी ही प्रचंड गर्मी देश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में भी पड़ रही है। लोग गर्मी के कारण घरों से निकल नहीं रहे। हालात ये है कि दोपहर होते ही बाजार और सड़कें सूनी हो जाती हैं। इसका असर कारोबार पर भी पड़ने लगा है। बिहार का गया जिला आम दिनों में पर्यटकों से गुलजार रहता है, लेकिन इन दिनों मुश्किल से ही गिने चुने पर्यटक घूमने के लिए महाबोधि मंदिर पहुँच रहे हैं। पर्यटन उद्योग ही नहीं, बल्कि दार्जिलिंग का चाय उद्योग भी इस प्रचंड गर्मी की मार झेल रहा है। भीषण गर्मी के कारण बाहर के लोग यहाँ बहुत कम आ रहे हैं। बारिश नहीं होने की वजह से और जो एक हीट वेव जो 2-3 साल पहले तक नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि बंगाल में भी 42, 43 डिग्रीज, 44 डिग्रीज तक का अगर टेम्परेचर उठ रहा है, तो हमारे चाय की बुशेस तो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, उनको हैबिट नहीं है उस चीज को बर्दाश्त करने की। तो दे आर बीइंग टेकन अबैक, और जो उनका जो प्रोडक्शन पत्ती फेंकने का, पत्ती देने का जो कैपेसिटी होता है, वो इस टेम्परेचर में पत्ती नहीं दे पा रही है। गर्मी का ये प्रचंड दौर महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, बिहार, झारखंड, तेलंगाना समेत देश के 10 राज्यों में अभी कुछ और दिन जारी रह सकता है। लेकिन दिल्ली वालों के लिए राहत भरी बात ये है कि यहाँ 3 मई तक तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है और 4 और 7 मई को राजधानी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। टेम्परेचर जो अभी कम रहा है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, अभी टेम्परेचर राइज होगा। वेस्ट सेंट्रल इंडिया में टेम्परेचर राइज होगा। पेनिनसुला इंडिया में भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहेगा और एलोंग ईस्ट कोस्ट भी टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा रहने का संभावना है। और ये एबो नॉर्मल टेम्परेचर होने के कारण हीट वेव कंडीशंस यूजुअली जो 3 दिन तक दिखाई देता है मंथ ऑफ मई में, इस बार ज्यादा हीट वेव कंडीशन होने का संभावना है। स्पेशली गुजरात रीजन, साउथ राजस्थान, वेस्ट मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, वहाँ 8 से 11 दिन तक हीट वेव कंडीशन मई महीने में देखने को मिल सकता है। और जो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश रहा है, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, बिहार का कुछ हिस्सा, नॉर्थ छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा, ओडिशा, इंटीरियर ओडिशा का कुछ हिस्सा, वहाँ 5 से 7 दिन हीट वेव कंडीशन मई महीने में देखने को मिल सकता है।
उधर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश आने वाले दिनों में ऐसे ही जारी रह सकती है। वजह है एक नया वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो फिर से एक्टिव हो रहा है। इसके चलते 3 से 5 मई तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान के कोटा, जहां नीट परीक्षा की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने हाल ही में खुदकुशी कर ली। 5 मई को होने जा रही नीट परीक्षा से पहले हुई इन घटनाओं से कोटा में हड़कंप मच गया। लिहाजा नीट एग्जाम में शामिल होने जा रहे छात्रों को मोटिवेट करने के मकसद से खुद जिले के कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने जिम्मा संभाला और वो अलन कैरियर इंस्टीट्यूट के जवाहर नगर स्थित समुन्नत ऑडिटोरियम में पहुंचे, जहां बातचीत में डीएम रविंद्र गोस्वामी ने छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। कभी भी जब समय मिलेगा तो ये एक तो ये उसूल बनाओ कि जो गलती में एक बार कर लो उसको रिपीट नहीं करो। ये चलता रहता है अपना काम। छात्रों से खचाखच भरा ऑडिटोरियम, और इस ऑडिटोरियम में छात्रों के सवालों के जवाब देते ये हैं कोटा के कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी, जिन्होंने 5 मई को होने जा रहे नीट एग्जाम से पहले छात्रों को मोटिवेट करने का जिम्मा उठाया ताकि छात्र बिना किसी तनाव के परीक्षा दे सके। बातचीत की शुरुआत में ही कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने खुद का उदाहरण देते हुए छात्रों को परीक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। इससे पिछला सवाल आपका क्या था कि फेल हो जाते हैं तो लोग ताना मारते हैं। मैं परफेक्ट एग्जाम्पल हूँ, फेल होकर पास होने वाला। मैंने कोई भी एग्जाम दिया, ये एक बार उसमें जरूर फेल। छात्रों और कलेक्टर के बीच बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो छात्रों ने परीक्षा और उसकी तैयारी से जुड़े सवाल भी पूछे। इन तमाम सवालों के जवाब डीएम रविंद्र गोस्वामी ने बहुत सहज और आसान भाषा में दिए ताकि छात्रों को समझाया जा सके। चाहे एग्जाम के लिए नोट्स तैयार करने हो या फिर पढ़ाई के लिए टाइम मैनेजमेंट करना हो या फिर सोशल मीडिया से जुड़े सवाल हो, डीएम रविंद्र गोस्वामी के जवाब छात्रों को खूब रास आए। आपका जब अटेंशन अच्छा है तो हार्ड सब्जेक्ट को सामने लाओ, अटेंशन थोड़ा कम है तो इजी सब्जेक्ट को सामने लाओ। इसको इस तरह से भी प्लान कर सकते हैं। अगले दिन जनरली पढ़ने का मन नहीं करता है तो उस दिन हम बैकलॉग को कवर करते हैं। 3 तरीके। इस बातचीत के दौरान डीएम रविंद्र गोस्वामी ने अलग अलग फील्ड में बेहतर काम करने वाले जाने माने लोगों के उदाहरण देकर भी छात्रों को प्रोत्साहित किया। ब्रूस ली कहता था कि खुद को पानी बनाओ, आपको जहां डाल दिया जाए आप वैसे हो जाए, है ना? तो पानी बनाओ। कोटा कलेक्टर की तरफ से ये कदम ऐसे वक्त में उठाया गया जब नीट एग्जाम से ठीक पहले हाल ही में 2 छात्रों भरत राजपूत और सुमित ने खुदकुशी कर ली। बताया गया कि ये दोनों ही छात्र कोटा में रहकर नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। इतने भी मेरे से तो बढ़िया थे। कब से था यहाँ पे? मेरे को बताते 500+ नंबर आ रहे थे, इतने कम भी नहीं थे। जो नीट में 500+ बहुत होते हैं। मतलब कब से था यहाँ पे? कब से था? तीसरा अटेम्प्ट था। अभी जून में आए थे, 2 अटेम्प्ट पहले दे दिए थे। क्या नाम था? भरत राजपूत। क्या उम्र थी इसकी? उम्र 20 साल। इन छात्रों को देखते हुए कोटा डीएम ने नीट एग्जाम देने जा रहे छात्रों को न सिर्फ मोटिवेट किया बल्कि छात्रों और उनके घर वालों के नाम ओपन लेटर भी लिखा, जिसमें छात्रों के माता पिता को बच्चों के असफल हो जाने पर उन्हें फिर से मौका देने की अपील की, जबकि छात्रों से चुनौतियों के आगे हार न मानने की अपील की। आपका माध्यम से सबको यही कहना है कि एक्सपेक्टेशन रखिए, लेकिन इतनी रखिए कि हाँ बेटा तुम मेहनत करो, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। बाकी ईश्वर के अधीन है। ईश्वर अगर अच्छा फल देता है तो भी अच्छा, नहीं देता है तो हो सकता है कि वो चाहता है कि आप कोई दूसरा रास्ता पकड़ के दूसरे रास्ते पे अपनी यात्रा करें। बच्चों से भी यही कहना है कि कई लोग, मैं खुद एक बार फेल होकर दूसरी बार पास हुआ, ज़रूरी नहीं दूसरी बार भी पास होता, दूसरी बार ना होता तो मैं कुछ और कैरियर अपनाता या और अटैम्प्ट देता। जीवन एक खुली किताब की तरह है, हर पेज के बाद में अगला पन्ना ज़रूर आएगा, तो इसको उसी तरह से जिए।
इसके अलावा भी कोटा प्रशासन की ओर से कोचिंग सेंटर, हॉस्टल और पीजी को लेकर कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि खुदकुशी की इन घटनाओं को रोका जा सके। कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात लोकसभा चुनावों के दौरान पाकिस्तान की विफल हुई एक साजिश की। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया, जो बुधवार देर शाम भारत की सीमा में दाखिल होने में की फिराक में था और इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग कर रही बीएसएफ की एक टुकड़ी की उस पर नजर पड़ गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों ने आतंकी को ललकारा और उसे आगे बढ़ने से रोकने के लिए कहा। हालांकि बीएसएफ की चेतावनी के बावजूद पाकिस्तानी आतंकी ने आगे बढ़ना जारी रखा। इस दौरान वो भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी पार कर गया, जिस पर बीएसएफ की टुकड़ी ने उस पर गोली चला दी और उसे मार गिराया। घुसपैठ को नाकाम करने की पूरी घटना सीमा चौकी रीगल के पास हुई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च अभियान चलाया ताकि अगर कोई और आतंकी भारत की सीमा में दाखिल होने की फिराक में हो तो उसे पकड़ा जाए या फिर उसे मार गिराया जाए। उन्होंने एक मूवमेंट देखा जो बॉर्डर के उस पार से, उसको मॉनिटर किया। वो पहले बॉर्डर तक आया, उसके बाद उसने आईबी क्रॉस की, अंदर आया तो उसको ट्रूप्स ने चैलेंज किया, लेकिन वो अग्रेसिवली आगे की तरफ बढ़ा और एक दो बार और उसको चैलेंज करने के बाद भी अगर वो नहीं रुका तो उसके बाद ट्रुप्स ने फायर करके उसको न्यूट्रलाइज किया। तो लगता ऐसे ही है कि शायद कुछ प्रोब करने की कोशिश की है इन्होंने, क्योंकि यहाँ बॉर्डर जो है वो ऐसे मुड़ता है, किंक बनता है, और जहाँ ये मूवमेंट स्पॉट हुआ था उसके सामने जो बंद था उसमें कट भी है और एक उसके आसपास गेट भी है। तो खैर गेट तो बंद रहता है, पर ऐसा लगता है कि वो स्नीक इन करने की कोशिश थी और हो सकता है उसके पीछे और भी पाकिस्तान साइड में कोई लोग रहे हों। वो अभी दिखाई नहीं दिए थे इनको ट्रुप्स को, लेकिन ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, अलर्टनेस दिखाई है। अभी ऐसा कुछ खास रिकवरी इसके पास से अभी नहीं हुई है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ये सिर्फ प्रोब करने के लिए ही इसको शायद आगे भेजा गया था, गाइड टाइप, कि अगर मौका मिलता है तो फिर बाकियों का भी किया जाए। हालांकि ट्रूप्स में पीछे और कोई ऐसा मूवमेंट देखा नहीं, बट इस तरह के काम लगभग जो अंदाजा हम लगाते हैं इसी टाइप के होते हैं। इससे पहले 26 अप्रैल को भी बारामूला में आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और इस दौरान जम्मू लोकसभा सीट के लिए मतदान हो रहा था। तब बारामूला में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। हालांकि 2 सैनिक भी जख्मी हुए थे। सुरक्षा बलों को उस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। गनीमत रही कि लोकसभा चुनाव के दौरान किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने से पहले आतंकियों को मार गिराया गया। बारामूला नियंत्रण रेखा पर मौजूद जिला है, वहां सीमा पार से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का भी सहयोग मिलता है और कई बार पाकिस्तानी सेना की यह सच्चाई सामने भी आ चुकी है। घुसपैठ कर आए आतंकियों की भारतीय सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ होती है तो उधर से पाकिस्तानी सेना भी गोलीबारी शुरू कर देती है ताकि आतंकी को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके या फिर वापस लौटने में उसकी मदद की जा सके। मगर भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना और आतंकियों की इस रणनीति से अच्छी तरह से वाकिफ है और ऐसे में वो उनकी हर साजिश को नाकाम कर देती है। आज भी घुसपैठ करते हुए 2 संदिग्ध मार गिराए गए, वो भी लोकसभा चुनाव में हिंसा या आतंकी साजिश के जरिए खलल डालने के इरादे से ही इधर आए थे। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच जम्मू कश्मीर में काफी शांति का माहौल नजर आ रहा है। इस साल के पहले 4 महीने के दौरान आतंकवाद की घटनाओं में भारी गिरावट आई है। जनवरी से अप्रैल के बीच 6 आतंकवादी ढेर हो चुके हैं, जिनमें आज सांबा में मारा गया आतंकी भी शामिल है। फिर भी पाकिस्तान घुसपैठ करवाने की लगातार फिराक में रहता है ताकि शांतिपूर्ण कश्मीर घाटी में आम चुनावों के दौरान अशांति फैलाई जा सके, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित हो।
और अगर हम बात करें कश्मीर घाटी की भी, तो अभी हाल ही में जो उत्तरी कश्मीर का बारामूला जिला है, वहां पर सोपोर इलाके में एक मुठभेड़ होती है जिसमें हमारे सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया, जबकि इसमें जो है हमारे भारतीय सेना के 2 जवान भी जख्मी हुए। लेकिन इससे साफ साबित होता है कि पाकिस्तान इस फिराक में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कर पाए और यहाँ जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करे। और चुनाव से ठीक पहले कश्मीर घाटी की अगर मैं बात करूं, क्योंकि कश्मीर घाटी में अभी चुनाव होना बाकी है, जम्मू संभाग में जो 2 लोकसभा सीटें हैं उनका चुनाव समाप्त हो चुका है शांतिपूर्ण ढंग से, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब इस फिराक में लगा है कि कश्मीर घाटी में जो है चुनावों में जो है वो वहां पर कुछ हरकत करे और वहां पर वो चुनाव के दौरान जो है पूरा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है इसको डिरेल करे, यानी कि शांति को भंग करने का प्रयास पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन हमारे जो चौकस सुरक्षा बल है वो पूरी तरह से मुस्तैद है और पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी फेर रहे हैं। तो समूचे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। और जो भी बात सामने आ रही कि आतंकियों के 2 समूहों ने घुसपैठ की है अभी हाल ही में, वो अभी जंगलों में बताया जा रहा है कि छिपे हुए हैं बसंतगढ़ इलाके में जम्मू संभाग के, और वहां से वो कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे हैं कश्मीर घाटी जाने का, ताकि कश्मीर घाटी में वो बहुत बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दे। लेकिन सुरक्षा बल चौकस है और आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं उन पर पानी फेरा जा रहा है। और अब बात घर की चारदीवारी में रहने वाली महिलाओं की जो खुद की फिटनेस के प्रति सचेत हैं, और इसी उद्देश्य से अंबाला में कुछ गृहिणियों ने एक फिटनेस क्लब बनाया और इस क्लब ने बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस क्लब की महिलाओं का मानना है कि महिलाएं घर संभालने के साथ साथ खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखेंगी तो ही वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा पाएंगे। और इसीलिए ये क्लब गृहिणियों की प्रतिभा को बढ़ावा देता है, ताकि बिना डरे घर से निकलने पर उनको अपना व्यक्तित्व संवारने का मौका मिले। अंबाला में बास्केटबॉल खेलती महिलाएं कोई खिलाड़ी नहीं, आम गृहिणियां हैं। जो तस्दीक कहती है कि अगर आप में जुनून है तो उम्र आपकी आड़ी नहीं आती। इन महिलाओं ने घर की चारदीवारी की जकड़न से मुक्ति और अपनी प्रतिभा को पंख देने के उद्देश्य से यहाँ एक जुम्बा फिटनेस क्लब बनाया है। गृहिणियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से इस बार इस क्लब ने बास्केटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की, ताकि गृहिणियों के बीच घर में काम के साथ अपनी फिटनेस के प्रति भी जागरूकता बढ़े और वो बेझिझक घर से बाहर निकले। क्लब की महिलाओं का मानना है कि गृहिणी जब मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट होंगी तभी घर के लोगों की देखभाल ठीक से कर सकेंगी। हम यहाँ पर 21 लेडीज है और ये जो आज का मैच है ये हमने एक फ्रेंडली मैच रखा है टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग फीमेल्स कि बाहर निकलो घर से, डरो मत कि कुछ आता है या नहीं करना आता है, ट्राई करोगे तो सब कुछ कर सकते हो। अपने आप के लिए भी टाइम निकालो प्लीज, अपने आप को हेल्दी रखोगे फिजिकली मेंटली तो अपनी फैमिली को बेटर वे में ग्रो कर सकोगे। इस क्लब की शान है रोली गुप्ता, जो 65 साल की है और इस उम्र में बास्केटबॉल खेलकर दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनी है। फिटनेस को अपने जीवन में प्राथमिकता देने वाली रोली गृहिणियों को संदेश देती हैं कि उन्हें पहले खुद को प्राथमिकता देकर अपनी खुशियों को पहचानना चाहिए, तभी वो परिवार को भी खुश रख पाएंगी। मैं 65 ईयर ओल्ड हूँ और नानी हूँ मैं 4 बच्चों की, पर मैंने कभी भी अपने आप को एज से मैंने अपने आप को नहीं पहचान दी है। मतलब आई हैव ऑलवेज फेल्ट यंग और मैंने अपने आप को फिटनेस पे ध्यान दिया है और टू डू एक्टिविटीज। इस क्लब में 21 सदस्य हैं और ये सब महिलाएं इस क्लब के जरिए गृहिणियों को प्रोत्साहित कर महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं और साबित कर रही हैं कि हर महिला में कुछ खास होता है और उसे अपनी इस खासियत को पहचानना जरूरी है। कमलजीत सब्रेवाल, अंबाला, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।